जी नमस्कार, मैं परीक्षित शर्मा मौजूद हूं आज अपने खास कार्यक्रम में देश का मुद्दा। देश का मुद्दा कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर बहुत सारे लोग बात करने से पीछे हट जाते हैं या बहुत सारे चैनल जिन पर बात ही नहीं करते। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एडवोकेट अशोक अग्रवाल मौजूद हैं। एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दूसरे मेहमान हमारे एडवोकेट नीरज प्रधान, जो आरएलडी के राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और तीसरे मेहमान हमारे एडवोकेट राकेश शर्मा, जो भगत सिंह सेवा दल से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी दोनों का स्वागत है। नमस्कार। पहला प्रश्न मैं करूंगा एडवोकेट राकेश शर्मा जी से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी से और राष्ट्रीय जो इनका भगत सिंह सेवा दल है उसी से जुड़े हुए हैं। तो राकेश शर्मा जी, प्रश्न ये है कि कोरोना के आने के बाद में जो व्यवस्था होनी चाहिए कि स्वास्थ्य की, क्या वो स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार द्वारा सुचारू रूप से कराई जा रही है? आप सुचारू रूप से कराने की बात कर रहे हैं परीक्षित जी। मैं तो कहूँगा जो नॉर्मल में एक व्यवस्था होती है वो भी नहीं है। आपको इस चैनल के माध्यम से जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा और दुख भी होगा। दुख इस बात का होगा कि आज जमुना पार में अगर किसी की बदकिस्मती से कोरोना से डेथ होती है तो उस डेड बॉडी को उठाने के लिए दिल्ली सरकार के पास ना तो कोई गाड़ी है, ना आदमी है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई अटेंडेंट है। इसका सारा जिम्मा हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से लिया हुआ है और हमारी एम्बुलेंस, हमारी गाड़ियां ही पूरे जमुना पार से डेड बॉडीज को निगमबोध घाट या फिरोज शाह कोटला मैदान में जो मोहम्मदन बेचारों की डेथ हो जाती है उनकी कब्रिस्तान में हम लेके जाते हैं, और कोई भी नहीं लेके जा रहा है, ना कोई सरकारी ना कोई एनजीओ। ये हालत है। तो इसके बारे में अब दिल्ली सरकार के सिर्फ खोखली बयानबाजी से ही सब कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो आज तक उन्होंने एक भी डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट नहीं किया। ये तो रही डेड बॉडीज की बात। दिल्ली सरकार की खोखली बयानबाजी, और उसके अतिरिक्त कई बार एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी भी इस बात को उठाते आए हैं कि जो मरीजों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जो पुराने मरीज हैं, जो पहले रोगों से ग्रसित हैं, जैसे कैंसर के रोग से जो ग्रसित हैं या और अन्य रोगों से ग्रसित हैं, उनको जो स्वास्थ्य सेवा है वो मुहैया नहीं कराई जा रही है। तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी परीक्षित जी उनकी हालत अगर प्रैक्टिकल में किसी को देखनी हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट जीटीबी हॉस्पिटल के साथ है, वहाँ जाके देखिए। उनकी हालत मैं कहूँगा जानवरों से भी ज्यादा बदतर है जो वहाँ लोग हैं। अगर किसी को पेशेंट को वहाँ ले जाया जाता है तो उनको ऐसे देखा जाता है जैसे तो जिम्मेदार कौन है सर इसका? मैं हर बात दिल्ली सरकार की व्यवस्था, दिल्ली सरकार की व्यवस्था। और एक सबसे बड़ा नीरज प्रधान जी, क्या ये केंद्र सरकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है? राकेश शर्मा जी बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार की ही गलती है, दिल्ली सरकार को ही करना चाहिए था, केंद्र सरकार का कोई इसमें रोल नहीं बनता, कोई जिम्मा नहीं है। गलती नहीं, लापरवाही भी है। जी 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 ऐसा है परीक्षित जी कि आज जो हमारा देश कोरोना से संघर्ष कर रहा है, इसमें हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे लड़ रहे हैं तो मैं एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। मैं उससे सबसे पहले आपको वो बात बताना चाहूंगा जिस बात को सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी, वो जो कैंसर का पेशेंट था उसके विषय में बताना चाहेंगे? हाँ, कैंसर का पेशेंट था। हमारा जो ये जो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, इसमें कई सैकड़ों, मतलब ये तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन उसमें सैकड़ों पेशेंट्स जो थे ओपीडी में और आईपीडी में इनसाइड, वो लोग कैंसर वाले जो है ट्रीटमेंट ले रहे थे। उसमें से काफ़ी संख्या के लोग दिल्ली के बाहर के भी थे। और अगर कभी भी उस हॉस्पिटल के बाहर का नज़ारा देखोगे
तो काफ़ी सो लोग जो हैं, किसी के मुंह में पाइप लगा हुआ है, कुछ है, वो वहीं बाहर ही लेटे रहते थे। उनके परिवार के लोग भी थे और वो ओपीडी में अपना ट्रीटमेंट कराते थे। तो अभी ये अचानक इसके अंदर कुछ कोविड वाला प्रॉब्लम हुआ और उससे पहले भी मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे भाग रहे थे वहाँ से छोड़ के, तो उसकी वजह से बहुत सारे सैकड़ों जो पेशेंट थे, और जब ये बंद हो गया तो वो सारे पेशेंट्स जो थे वो एक तरीके से कहीं के भी नहीं रहे हैं। और उनमें से कुछ जिस वक्त लॉकडाउन किया और इन्होंने अपने ट्रांसिट सेंटर्स में, जैसे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, तो ये मेरे पास खबर थी कि 30 से 35 पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल थे उनको पुलिस के लोग ले जाके वहाँ कॉम्प्लेक्स में रखा। 8-10 दिन के बाद उन सबको उठा के किसी विवेक विहार की कोई एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, उसके 2nd फ्लोर पे रखा और उसके बाद उनको जो है ना दिल्ली से बाहर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया और इनिशियली 5-6 लोगों को मध्य प्रदेश भेजा। राकेश शर्मा जी, आप बता रहे बिल्कुल, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। दिल्ली सरकार की सारी जिम्मेदारी है। मेरा कहने का मतलब ये है नीरज प्रधान जी, क्या दिल्ली सरकार की ही जिम्मेदारी है, क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? जी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है परीक्षित जी। इसमें खाली आप एक सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सभी प्रधान जी, हमारी जिम्मेदारी, अगर कोई मरीज हमें मिलता है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जिम्मेदारी डॉक्टर्स की बन जाती है। और डॉक्टर्स अगर ये कहें हम इसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, डॉक्टर्स कहें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, डॉक्टर्स ये कहें कि अगर उसको टेम्परेचर चेक करना है तो बोले इसको आप दूसरे वार्ड में लेके जाइए, और वो वार्ड वहाँ से करीबन 600 मीटर दूर है। अब उसको वहाँ कैसे लेके जाए? कोई आदमी टच करके जरूरत नहीं है, कोई टच नहीं करना चाहता उस पेशेंट को। वो एक आदमी कहता है इसका दोबारा टेस्ट होगा, इसको आप फला जगह लेके जाइए। आदमी का पेंडुलम बना दिया, आदमी को ऐसा कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कल की बात बता रहा हूँ, मैं जीटीबी हॉस्पिटल एक कोरोना पेशेंट को लेके गया। मैं सर कोरोना पेशेंट को खुद लेके गया एक गाड़ी में, और उसको उन्होंने बाहर ओपीडी के वहाँ इमरजेंसी के बाहर सड़क पे लेटने को मजबूर कर दिया कि इसको यहाँ लिटा दो। मैं चिल्लाता रहा कि स्ट्रेचर दे दो, बोले नहीं है। हमने कहा इसको अंदर ले लो, बोले जगह नहीं है, और वो आदमी सड़क पर पड़ा रहा। फिर हम उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। मतलब जी, मैंने एक वीडियो वायरल भी किया था हमारे मैंने भी अपने फेसबुक और उस पे ट्विटर पे डाला था, जिसको जी हमारा वो लड़का ज्योत सिंह संटी उसमें उसको वहाँ चिल्ला रहा है कि इनको ले लो, बोले हमारे को नहीं मतलब है, हमारी ड्यूटी ऑफ हो गई है, और स्टाफ भाग रहा है वहाँ से स्टाफ भागा। तस्वीर देश की लेकिन यदि देखनी हो तो आप इस दूसरी बात मैं भले ही बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, इसका एक अलग मतलब है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स को, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इज्जत देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कहा कि भाई इनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इनके साथ कोई बदतमीजी ना हो, इनको उचित सम्मान मिले। हमने उसकी बात की कदर की, पूरे देश ने कदर की, लेकिन उसका उन्होंने नाजायज फायदा ये उठाया कि अगर मैं किसी पेशेंट को लेके जा रहा हूँ या मेरे परिवार का कोई आदमी पेशेंट हो गया कोविड का, तो उसको तो ट्रीट करते ही हैं कुत्तों की तरह। जो उसको लेके जाता है उनसे भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम किसी आतंकवादी को ले आए हो। ये प्रैक्टिकल दुर्भाग्य मैं रोज देख रहा हूँ। मैं लाशें उठा रहा हूँ, मैं सर लाशें उठा रहा हूँ, फर्स्ट डे से लाशें उठवा रहा हूँ। देखो, जब हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं ना, तो आप जानते हैं व्यवस्था की बात मेरी बात हम निगम बोध डेड बॉडी को लेके जाते हैं वहाँ अगर सीएनजी में जगह नहीं है तो वो हमें कहते हैं वेट करिए। देखिए उचित भाषा का वेट समझने की कोशिश करिए ना। वो कहते हैं मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। देखिए वो कहते हैं वेट करिए। मैं पूछना चाहता हूँ राकेश जी, इसमें भारत सरकार क्या कर रही है? अगर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि नीरज प्रधान जी से कि वो विरोधी दल के नेता, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आप हमेशा सरकारों पर ठीकरा फोड़ना जानते हैं? क्या जिस समय जो अपनी कोठियों में एसी में आराम कर रहे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या भगत सिंह सेवादल ही हर बार काम आएगा? क्या राकेश शर्मा ही हर बार काम आएंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? विरोधी दल के कोई नेता विरोधी दल का आज सड़क पर है? क्या कोई सेवा कर रहा है? जिम्मेदारी ये है कि वो गलत आंकड़े दे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनी हुई है। वो गलत आंकड़े देते हैं। नीरज प्रधान जी बताइए। नहीं परीक्षित जी, ऐसा है
जी 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 परीक्षित जी, ऐसा है, हम भी काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने अभी जो है मैं आपके पर्टिकुलर दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पार्टी की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं विरोधी दल में बैठी रहती है, सत्ता के अगेंस्ट बोलती है। उस पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमेशा चुगली, हमेशा दूसरों की निंदा केवल यही करना जानते हैं। क्या क्या हर बार नहीं, क्या हर बार सेवा का जिम्मा अशोक अग्रवाल ही उठाएंगे? नहीं, क्या हर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाएंगे केवल अशोक अग्रवाल जी? आप लोगों की कोई जिम्मेदार नहीं बनती है? बताइए परीक्षित जी, मैं आंकड़ों पे एक बात आई, भाई साहब ने कहा, प्रधान जी ने, कि हमने 5000 मास्क वहां बांटे बागपत जिले में। मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूँ और इनके थ्रू मैं पूरी इस व्यवस्था से सवाल कर रहा हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पे आनंद विहार बस स्टैंड पर कम से कम भी 10,000 आदमी था बिना मास्क के, बिना रोटी के, बिना मास्क के, बिना पानी के। और केजरीवाल सरकार कहती है हमने 1 लाख आदमियों को बांटा, 10 लाख आदमियों को बांटा, 5 लाख आदमियों को बांटा। वो कौन से 5 लाख आदमियों को बांटा? वो बिलखते हुए मजदूरों को देखा नहीं लोगों ने? उनको किसी ने मास्क बांटा? कहाँ मास्क बांटे इन्होंने? मैं भी कह दूं जी, मैंने आज 15,000 आदमियों को खाना खिलाया। कौन से 15,000 को खिलाया? अगर सबने 10-10 लाख लोगों को खाना खिलाया, सारे लोगों ने उनको मास्क बांटे, सबने सैनिटाइजर बांटे, तो वो मजदूर कहाँ से आया? आसमान से टपका था वो? देखिए, किसी ने जरूरतमंद की एक्चुअल मदद नहीं की। 10 लोगों को खिला के 10,000 लोगों को गुमराह किया। एक छोटे से एक केला देने के लिए 10-10 लोगों ने फोटो खिंचवाई। राकेश जी, एक छोटे से विराम का समय हो रहा है, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए देश का मुद्दा NYU न्यूज पर। जी जी मैं नहीं, मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति पैदा हुई है, ये देखो, आप बता रहे हैं कि परीक्षित जी, मुझे मौका दीजिए बोलने का। इतने मजदूर। हेलो, स्वागत है आपका देश के मुद्दे में। मैं हूं परीक्षित शर्मा, दोबारा आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ 3 मेहमान लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो मेरा प्रश्न दोबारा से एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी के साथ इसलिए रहेगा क्योंकि अशोक अग्रवाल जी के विषय में सब लोग एक समाज सेवी के रूप में जानते हैं। तो अशोक अग्रवाल जी, कितनी मुसीबतों का सामना उस समय करना पड़ता है कि जब आप बता रहे हैं कि कोई कैंसर का पेशेंट आता है जिसके मुंह पर पाइप लगा हो और खाना जब अंदर जाए तो वो दूसरे गाल से वापस निकल जाए, क्या भावनाएं होती होंगी उस समय, क्या दयनीय स्थिति होती होगी? नहीं, मैं दिल्ली सरकार के बारे में यही कहना चाहता हूं कि वो जो वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी यही है कि यहाँ पर बहुत ही जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जो खासकर नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, उनको बहुत इग्नोर किया गया। और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी हालत भी यहाँ पर खराब है। और अभी एक केस में वो रात को 2 बजे मेरे को उन्होंने फ़ोन किया कि सुबह 2 बजे कोविड वो डिक्लेयर हुए थे और वो LNJP के रात को 2 बजे भी बाहर खड़े हुए थे। फिर मुझे फ़ोन किया, फिर उन्होंने एक वीडियो भेजा, फिर हमने वीडियो चालू किया। फिर अगले दिन जाके कोई मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे, मतलब 24 घंटे लगे उस पेशेंट को, कोविड पेशेंट को एडमिट होने के अंदर।
मैं किसी भी गवर्नमेंट अशोक जी की नहीं एक मिनट देखिए, बात नहीं, मैं और ताजा उदाहरण दे रहा हूँ सर इसी बात पे, अग्रवाल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए। हमारे एक दोस्त है क्राइम ब्रांच में, दरियागंज में सब इंस्पेक्टर हैं, वो 6 तारीख को 30 जारी कोर्ट आए थे, और उसके बाद वहाँ एक उसी कोर्ट में एक पेशेंट आया 164 का बयान कराने के लिए, उसको पता लगा कि कोरोना है, तो उस कोर्ट को एकदम से उस कोर्ट को बंद कर दिया गया। उसके बाद उन सब लोगों के जो वहाँ उन्होंने कोर्ट अटेंड की, उन सब के टेस्ट हुए। 11 तारीख को उस सब इंस्पेक्टर का भी टेस्ट हुआ, क्योंकि उसने भी वो कोर्ट अटेंड की थी। RML में टेस्ट हुआ जनाब, RML में 11 तारीख को टेस्ट होने के बाद उसकी रिपोर्ट जो उनको दी गई वो 20 तारीख को दी गई, परसों 20 को। अब वो 11 तारीख के बाद 20 तारीख तक पूरी ड्यूटी पर रहा, 50 सैकड़ों हजारों लोगों से मिलता रहा। उसके बाद 20 को उसको बताया गया कि आपका भी पॉजिटिव है, और आपके साथ जो और 4 लोग गए थे, नबी करीम का जो इंस्पेक्टर गया था, सब इंस्पेक्टर गया था, उसको भी पॉजिटिव है। अब 8-10 दिन तो उसको रिपोर्ट को उन्होंने डिक्लेयर करने में लगा दिए। ये तो 24 घंटे की बात कर रहे हैं, अग्रवाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो लापरवाही है, ये लापरवाही न जाने कल आपकी जान लेगी या मेरी लेगी, ये कुछ नहीं पता। ये सब जो बातें कर रहे हैं, जो व्यवस्था का चकनाचूर कर दिया है, एक आड़ में कि साहब कोविड है, बस कोविड है, उसका अफवाह बना दिया, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब वो 10 दिन में कितने लोगों से मिला होगा, उसको दूर कैसे किया जाए, मेरा प्रश्न आपसे ये था। उसको दूर करने के लिए हमें अपनी मॉरल ड्यूटी समझ के काम करना पड़ेगा। जो सरकारी तंत्र है उसको भी एक्टिवेट, लेकिन उसको 24 घंटे तक एडमिट ना करें, उसकी मेरे मित्र प्रधान जी ने एक कहा था, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अभी प्रधान जी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, अरे सर वो आदरणीय है। आप सुन रहे हैं, आप लाइन पर हैं, नीरज पंडित जी लाइन पर हैं। हेलो जी, नीरज जी, नीरज जी, नहीं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राकेश शर्मा जी का प्रश्न लाइन पे हूँ, बताइए। हेलो जी 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 बताइए। हाँ बोलने दीजिए, शर्मा जी बोलने दीजिए पंडित जी को। जी बताइए। बिल्कुल पूरे देश की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें सरकार की कहीं ना कहीं, हाँ ऐसा है परीक्षित जी, सर ऐसा है, इसमें हमारे पूरे देश की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है। अभी आपने बताया कि गाजीपुर जो है जो मोड़ पर, वहां पर जो है इतने लाखों मजदूर इकट्ठा हो गए, ये स्थिति पैदा कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे व्यवस्था कर देते आप कि अगर हम कोविड-19 जब भारत आया, उससे पहले ही अगर हम जो है मजदूरों की व्यवस्था कर देते, तो इस देश में ये हालात पैदा ही नहीं होते। और जब मजदूरों को जब हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिसंबर के महीने में ही भारत सरकार को जानकारी दे दी थी, जैसा कि अमेरिका में CIA ने अमेरिकी प्रशासन को नवंबर के महीने में और बार बार उन्होंने जानकारी दी, उसी प्रकार भारत सरकार को हमारी जो तेज तर्रार इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तमाम हमारी एजेंसियां हैं, उन्होंने भारत सरकार को बता दिया था कि एक बहुत बड़ा खतरा जो है देश पर मंडरा रहा है, आप तुरंत जो है हमारी जितनी भी विदेशी फ्लाइटें हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर उस वक्त ही जनवरी के महीने में या दिसंबर के महीने में ही विदेशी फ्लाइटों को बंद कर दिया जाता, तो आज हमारा देश सुरक्षित होता। और जब अगर हम ले ही आए तो उनको कम से कम 2 महीने क्वारंटाइन किया जाता, हॉस्पिटल में रखा जाता। उनको जो है आपने हवाई जहाज से लाकर करोड़पति लोगों को और आज देश की गरीब जनता को मारने का काम किया। ये बीमारी जो है करोड़पति हवाई जहाज में लेकर आए। अगर भारत सरकार नहीं, एक बात सुनिए। नहीं,
नहीं देखिए, एक बात बहुत मिसिंग हो रही है, एक बात बहुत मिसिंग हो रही है उनको कि हमारे देश में जो लोग थे 1500 हमें ये देखो, हमें ये समझना चाहिए। अगर 2 महीने के प्रधान जी 2 मिनट शांत हो जाओ। अगर 2 महीने सर सुनिए, अगर 2 महीने वो हॉस्पिटल देखो, और जब उनको मेडिकल नहीं देखिए, जब वो देखिए हमने तो आज ये हालात पैदा ही नहीं होते। और अगर फरवरी के महीने में भारत सरकार मजदूरों को ये कह देती, हमें समझना चाहिए ये हमें। अरे आप हमारे अशोक अग्रवाल जी, देखिए जी आप सुन पा रहे हैं? जी देखिए हमें समझना चाहिए, जी हमें समझना चाहिए कि हमारे देश की जो हेल्थ का स्टेटस है वो बहुत समय से चरमराया हुआ है। ये जब कोविड का प्रॉब्लम आया उस वक्त भी चरमराया हुआ था, और उसी का रिजल्ट है कि हम लोग कोविड को ना हॉस्पिटल के एंगल से जो है बहुत ज्यादा हम जो है ना वो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। अभी दिक्कत ये है जैसे मतलब ये, और ये कोई जैसे दिल्ली है, दिल्ली की हेल्थ प्रॉब्लम केजरीवाल क्या कहे वो उसकी समझ है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि दिल्ली की जो प्रॉब्लम है हेल्थ की, वो दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है वो। और आज आप देखिए 35-40% जो है पेशेंट्स जो है दिल्ली से बाहर से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि दिल्ली की व्यवस्था और राज्यों के, उसको छोड़ दो साउथ को, अच्छी है इसलिए आते हैं। और बाहर क्या हालत है? तो अपने देश, पूरे देश की प्रॉब्लम हमें ये समझना चाहिए कि हेल्थ व्यवस्था जो है, अब देखिए हमारे देश में राइट टू हेल्थ है ही नहीं। मोदी जी ने अरे आप देखिए ना पूरे देखिए सर, अरे आप सिर्फ दिल्ली में रह के, आप दिल्ली में रह के सिर्फ दिल्ली की बात मत करिए ना, पूरे देश की बात करिए। पूरे देश में जो हेल्थ व्यवस्था है, नहीं आप आंखें मुंह, नहीं आप सिर्फ आंख मुंह। परीक्षित जी जब हम जी परीक्षित जी वो ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप देखिए अरे सेंट्रल गवर्नमेंट, आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने जो नेशनल पॉलिसी फॉर हेल्थ है उसमें रखा कि हम राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल बनाएंगे। जब फाइनल आया वो पॉलिसी, उसमें से हटा दिया, कहने लगे ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे आप बात तो सुनिए ना, आप बात सुनिए। और दूसरे राज्यों की हालत कैसी है? यूपी की हालत कैसी है? राजस्थान की क्या हालत है? सारे राज्यों की हालत खराब है, एक साउथ को छोड़ के थोड़ा सा पूरे राज्यों की हालत खराब है। और आज भी ये सरकार, आज भी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं बजाय सब लोग मिलकर काम करने के लिए। जी परीक्षित जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो जिम्मेदारी है, जो अभी सर बात कर रहे थे, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार को देखना। मैं एक बात बताना चाहूंगा, 30 जनवरी को पहला केस हमारा केरल में आया। हमारे देश में पहला केस 30 जनवरी को केरल में आया और केरल सरकार तुरंत एक्टिव हुई, तुरंत उसने जो है वो स्टेप लिए जो स्टेप उस टाइम लेने चाहिए थे। आज केरल में मात्र 600 केस हैं और वहां का चलिए हम समय की अधिकता ना होने के कारण मैं इस शो को समय की आपका तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट नीरज पंडित प्रधान जी, एडवोकेट राकेश कुमार शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का। शुक्रिया। ये आप हमारा शो देख रहे थे देश का मुद्दा। हम देश का मुद्दा शो में उन सभी मुद्दों पर बात करते हैं जिनका सरकार कहीं ना कहीं सुध लेनी भूल जाती है। तो कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए NYU न्यूज।